वेलकम स्टूडेंट। आज अपन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी केमिस्ट्री के अंदर जो अपने पास में एक टॉपिक है उसको स्टडी करते हैं। इंफ्रारेड एक्चुअली आपके पास में जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उनको मॉलिक्यूल्स पे आप कैसे यूज़ करते हैं, तो बहुत इजी रहने वाला है आज का टॉपिक। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर सबसे पहले अपन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमारे पास में क्या है। तो सबसे पहले अगर इसका बेसिक आइडिया अपन थोड़ा सा देखें कि हमारे पास में एक्स रेज से लेकर रेडियो वेव्स तक हम क्या करते हैं, इसको क्लासीफाई कर रखा है, एक तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अपने को क्या करना है, क्लासीफाई करना है। सबसे पहले याद रहता नहीं है तो याद रखने की थोड़ी सी अपन ट्रिक ले सकते हैं। यहाँ पे इसका कि गामा भी होता है, वैसे गामा को अपन ने कंसिडर नहीं किया। यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन लिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, तो एक्स यू वी वी ऐसे याद रख सकते हैं। एक्स यू वी वी इंडिया से मीरा, ओके, तो ये रह जाएगा एक्स यू वी वी इंडिया से मीरा। क्या हो गया यहाँ पे, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। ठीक है, एक्स यू वी वी इंडिया से मीरा। तो यहाँ पे अपन को इस स्पेक्ट्रम को याद रखने के बाद में अपने को एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसके अंदर हमारे जो केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होने वाला है वो पर्टिकुलरली क्या यूज़ होने वाला है कि जब हम एक्सरे से लेकर रेडियो वेव्स की ओर जा रहे हैं तो एक्सरे से रेडियो वेव की जाते वक्त हम ये कहते हैं कि हमारे पास में जो लैम्डा है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। वेवलेंथ जो होती है वो बढ़ती रहती है। रेडियो वेव जनरली अपने मोबाइल फोन्स में यूज़ होती है, तो हम कहते हैं ना कि लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस किससे कवर होगी, वेवलेंथ से। तो वेवलेंथ कहाँ बढ़ेगी, एक्सरे से लेकर अपन रेडियो वेव तक जाएंगे तो रेडियो की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगी। सबसे शॉर्ट में आ गई यहाँ पर एक्सरेज की। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है, हम जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन निकालते हैं वो, तो रेडिएशन निकालते तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होती क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, थोड़ी सी कम है। तो एनर्जी ज़्यादा किस तरफ होगी, एक्सरेज की तरफ होगी। तो यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगी, रेडियो वेव में एनर्जी कम होगी। बिकॉज अगर रेडियो वेव की एनर्जी ज़्यादा होगी तो अपने लिए वो हार्मफुल ज़्यादा होगा। तो एक्सरेज भी वैसे हमारे लिए हार्मफुल रहती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। एनर्जी ज़्यादा किस तरफ है, इस तरफ है। तो एनर्जी ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होती है। जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा की बात करेंगे तो अपन एक्सरेज की जो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी होगी वो दोनों ही ज़्यादा होगी। रेडियो वेव्स की तरफ जाते जाते आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास में जो वेवलेंथ है वो एनर्जी की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या फ्रीक्वेंसी का हम बोल सकते हैं न्यू बराबर सी अपॉन में लैम्डा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा हो गया हमारे वेवलेंथ और ये हो गया हमारे पास में फ्रीक्वेंसी। तो अगर इसका अपन रिलेशन निकाल लेंगे इससे तो हमारे पास में ये रिलेशन निकल जाएगा। इस रिलेशन के कारण हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है या जो एनर्जी है वो लैम्डा की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हमारे पास में एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो वहाँ पर एनर्जी कम हो जाएगी। तो इस स्पेक्ट्रम को इसी तरीके से हमें याद रखना पड़ता है। इस स्पेक्ट्रम के अंदर हम थोड़ी सी इसकी रेंज भी याद रख लेते हैं कि किस वेवलेंथ जो है वो किस नैनोमीटर किस माइक्रोमीटर से कहाँ तक है। तो ध्यान रखना कि हमारे पास में एक्सरे से लेकर अगर अपन जो केमिस्ट्री के अंदर जनरली हम आइडेंटिफाई करेंगे एक्सरे का, अपन वहाँ पे क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में यूज़ करते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में। बाकी हम यहाँ पर बेसिकली मॉलिक्यूल्स के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर अपन बात करेंगे तो यूवी के बाद में जो विजिबल रीजन है यूवी का भी यूज़ करते हैं। विजिबल रीजन है यूवी कहाँ है, 200 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक। फिर विजिबल वाला 400 से लेकर 800 नैनोमीटर तक, क्योंकि हमें वैल्यू याद ही रखनी पड़ती है। फिर हम बात करें यूवी के बाद में कौन आ जाता है, आईआर। आईआर के अंदर जो वाइब्रेशनल है, वाइब्रेशनल आईआर क्यों बोला, क्योंकि ये पर्टिकुलर हमारे पास में जो रीजन है इसी रीजन के अंदर मॉलिक्यूल वाइब्रेशन वाली फ्रीक्वेंसी शो करते हैं, वाइब्रेशनल नेचर वहाँ पे दिखाते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, 2.5 माइक्रोमीटर से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक। ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो हमारे पास में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अपन स्टडी करेंगे। तो ये पर्टिकुलर रीजन अपने इसको कंसिडर कर रहे हैं आईआर के अंदर। फिर आता है हमारे पास में रोटेशनल माइक्रोवेव वाला, फिर न्यूक्लियस में रेडियो फ्रीक्वेंसी, और फिर हमारे पास में एनएमआर वाला भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जिसकी जो वेवलेंथ है वो 1 मीटर से लेकर 5 मीटर तक होती है। तो ये चीज़ होगी हमारे लिए क्लियर यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं अपन पर्टिकुलरली वाइब्रेशनल आईआर के लिए। लेकिन वाइब्रेशनल आईआर के स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो भी हमारे पास में ये वेव्स हमने लिखी है, जो हमारे पास में एक्सरे है, यूवी है, विजिबल है, आई इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, रेडियो है, इनमें पर्टिकुलर अगर हर सेगमेंट की बात करें तो किस सेगमेंट में किस तरह का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है या किस तरह का एक्शन वहाँ पे प्रोसीड होता है। तो बात करेंगे एक्सरे के लिए, तो एक्सरे अगर आप किसी मॉलिक्यूल पर डालेंगे तो बॉन्ड ब्रेक करता है, वहाँ पर बॉन्ड को तोड़ देता है। यूवी की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन हमारे पास में ऊपर नीचे हो जाते हैं एनर्जी के कारण।
इंफ्रारेड की बात करें तो वहाँ पे वाइब्रेशनल प्रकार का नेचर एक्शन हमें देखने को मिलता है। माइक्रोवेव की बात करें तो वहाँ पे रोटेशन देखने को मिलता है। अगर रेडियो वेव की बात करें तो वहाँ पे हमें न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक स्पिन देखने को मिलता है, यानी कि न्यूक्लियर स्पिन भी मिल सकता है और इलेक्ट्रॉनिक स्पिन भी मिल सकता है। अब शुरू करते हैं अपने पास में वाइब्रेशनल आईआर जो है, यानी कि वाइब्रेशनल हम इसे क्यों बोलते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो यहाँ पे वाइब्रेशनल से हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप ये रेडिएशन उस पर किसी मॉलिक्यूल पर डालते हैं तो उस मॉलिक्यूल की जो नेचुरल जो उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज होती है, ये हमारे पास में आईआर वाली फ्रीक्वेंसीज उनसे अगर मैच कर जाती है तो मैच करने के बाद में हमें दो तरह के यहाँ पे एक्शन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, या तो उनके बॉन्ड के मॉलिक्यूल जो है उनके जो बीच में बॉन्ड प्रेजेंट हैं उनके बीच में या तो स्ट्रेचिंग होगी, या फिर हम कह सकते हैं बेंडिंग, जैसे वैगिंग भी हम कह रहे हैं। तो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग जो है ये हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। दो तरह की हमें चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अब इसके बाद में अगर अपन यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो हमने देख लिया, आईआर के लिए हमने एक्शन भी देख लिया कौन कौन से हो सकते हैं जब हम आईआर रेडिएशन उस पर डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिखे हैं, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग अकर्स व्हेन नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मैच विद द आईआर फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमारे पास में जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल की कुछ नेचुरल रूप से उसकी कोई वाइब्रेशन करने की फ्रीक्वेंसी होती है। तो नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है अगर वो हमारे आईआर वाली फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो वहाँ पर उस जो हमने आईआर डाली है उस फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, उस लैम्डा को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसका एब्जॉर्ब करके वो वहाँ पर ज़्यादा क्या करता है, वाइब्रेशन शो करता है, ज़्यादा स्ट्रेचिंग शो करता है, ज़्यादा बेंडिंग शो करता है। तो वो जो हमारे पास में एब्जॉर्प्शन होता है उसी को हम यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में नोट कर लेते हैं। सेकंड जो हमने पॉइंट लिखा है यहाँ पे, मॉलिक्यूल मस्ट हैव अ डाइपोल मोमेंट, यानी कि आपके पास में अगर H2 वाला मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड ऐसे होता है, Cl की अगर बात करें तो ऐसे बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर अगर आप आईआर को डालेंगे तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एब्जॉर्प्शन वगैरह शो नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करें En की और इसकी En की अगर अपन बात करें तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो इनके बीच में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो सेम एनवायरनमेंट कह सकते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सेम रूप से एक दूसरे से पुल हो रहे हैं या फिर दिए जा रहे हैं। तो ये जो दोनों मॉलिक्यूल है ये इन इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, दोनों की पावर जो है वो सेम है, पावर कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। यहाँ पर इस Cl की और इस Cl की भी पावर क्या है, लगभग सेम है। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको एक दूसरे की तरफ पुल आउट नहीं कर रहे। तो जब ये एक दूसरे की तरफ पुल आउट नहीं करेंगे और बीच में एकदम अपने स्टेबल रूप में अगर इलेक्ट्रॉन्स पड़े रहेंगे तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस नहीं होने के कारण इस कंडीशन के अंदर अगर आप आईआर डालेंगे भी तो ये किसी तरह की फ्रीक्वेंसी को शो नहीं करेगा, बिकॉज इनके बीच में पहले से क्या है, स्टेबिलिटी बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो किसी भी तरह का मोशन यहाँ पे शो नहीं कर रहे हमें। तो इस वजह से हम यहाँ कहते हैं कि H2Cl2 या फिर ऐसे जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं जिनके अंदर ऐसी कंडीशन हो, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस भी नहीं हो, कम हो, तो इन कंडीशंस में हमें किसी भी तरह का आईआर फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्प्शन शो नहीं होता। तो ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जो शो करते हों, तो हमारे पास में एग्जांपल्स हैं कुछ इस टेबल के अंदर, जिस टेबल से आप इजीली समझ जाएंगे कि कौन सी वेवलेंथ के ऊपर, कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमारे पास में कौन सा मॉलिक्यूल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी शो करता है। तो आज की इस क्लास में खाली मैंने स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को कंसीडर किया है सेंटीमीटर इनवर्स में, और वेवलेंथ को हमने माइक्रो में लिया है। तो इस कंडीशन में अगर अपन बात करें जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी रखी है हमने 4000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर 650 सेंटीमीटर इनवर्स तक, इसके अंदर हमारे पास में जो रेंज है, या फिर हमने जो आईआर की बात की थी जो कि हमारे पास में प्रेजेंट है 2.5 से लेकर 15 माइक्रोमीटर तक। तो अगर हम 2.5 से लेकर 15.4 यहाँ वैल्यू रखी है, तो अगर अपन इसको कंसिडर करेंगे तो इस कंसिडरेशन के अंतर्गत हमारे पास में जो सबसे पहले यहाँ पे OH है, C बॉन्ड H है, N बॉन्ड H है, तो ये जो कंडीशंस होगी ये यहाँ पर किस फ्रीक्वेंसी, किस वेवलेंथ के ऊपर हमें मिल जाएगी ये एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे 2.5 से लेकर 4 के बीच में हमें इन मॉलिक्यूल्स के बीच की स्ट्रेचिंग मिल जाएगी, एब्जॉर्प्शन मिल जाएगा इनका। अगर अपन सेकंड बात करें 4 से 5 माइक्रोमीटर तक, तो अगर इनके बीच की अगर अपन बात करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर कौन कौन से मॉलिक्यूल की स्ट्रेचिंग मिल जाएगी, एल्काइन की, C ट्रिपल बॉन्ड N की, यहाँ पे इस तरह के मॉलिक्यूल की, ये कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, सल्फर की। अब 5 से 5.5 जो हमारे पास में माइक्रोमीटर है उसके अंदर जो होते हैं वो बहुत ही कम बैंड हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अगर अपन बात करें 5.5 से 6.1 की, तो हमारे पास में C डबल बॉन्ड O मॉलिक्यूल जो इस टाइप का बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो उसके बीच में जो स्ट्रेचिंग है वो हमें उस तरह का एब्जॉर्प्शन देखने को आईआर के अंदर मिल जाता है। 6.1 से लेकर 6.5 की अगर अपन बात करेंगे तो C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड C, यानी कि एल्कीन की, यहाँ पर एल्काइन था, यहाँ पे एल्कीन है, तो इस कंडीशन के अंदर हमें यहाँ पे इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है इस रीजन के अंदर। 6.5 से लेकर 15.4 की बात करें तो C1 बॉन्ड C,
C1 बॉन्ड N, C1 बॉन्ड O, C1 बॉन्ड Cl, इस तरह के मॉलिक्यूल, और इनके बीच में जो रेंज है यानी कि 6.5 वाला जो हमारे पास में बाउंड्री है, उस बाउंड्री के ऊपर N डबल बॉन्ड O की हमें दोनों साइड में देखने को स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स के लिए स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, वैगिंग जो मैं नाम ले रहा हूँ, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो भी क्या होती है, जनरली अलग अलग होती है, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें ये चीज़ें शो करते हैं कि यहाँ पे इसमें स्ट्रेचिंग आई है, यहाँ पे इसमें वैगिंग आई है। तो वैसे तो यहाँ पर जो है मैंने खाली स्ट्रेचिंग वाली फ्रीक्वेंसी कंसिडर किया है, बाकी आपके पास में बेंडिंग की, वैगिंग की, वो भी हम आगे वीडियोज़ में देखते रहेंगे। पर्टिकुलरली एक बार के लिए हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, माइंड में याद भी रखनी है, इस स्पेक्ट्रम को भी याद रखना है, उस स्पेक्ट्रम के अंदर इसकी रेंज जो है पर्टिकुलरली सबकी, वो रेंज भी हमें ध्यान रखनी है। तो आई स्पेक्ट्रम में हम पर्टिकुलर इस रेंज को लेकर चलेंगे, और आगे हम इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा आगे आने वाले जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनके अंदर कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी रहेगी उनको अपन देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच।